हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हीरा के बारे में कि हीरा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि हीरा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिएगा, हीरा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, हीरा का ये फुल नेम होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो इसके फुल नेम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि हीरा का पर्पज क्या है। तो देखिएगा, इसका फुल नेम क्या है, हजार्ड यानी कि खतरा, आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहचान, एंड उसके बाद क्या है, रिस्क यानी कि जोखिम, असेसमेंट यानी कि आकलन करना यानी कि इवेल्युएशन करना। ठीक है, तो बेसिकली हीरा में क्या होता है कि हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसमें जो रिस्क है उनका असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद उस रिस्क को मिनिमाइज या एलिमिनेट करने के लिए जो भी सुटेबल कंट्रोल मेजर्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे समझने के लिए मैं आपको हीरा की डेफिनेशन बता देता हूँ। हीरा की डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिएगा, हीरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक्टिविटी को कंसीडर किया जाता है और उस एक्टिविटी में जो भी हजार्ड हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हजार्ड आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें जो रिस्क हैं उन रिस्क का असेसमेंट किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है, उनका इवेल्युएशन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि रिस्क हाई है, लो है, कितना रिस्क है। उसके बाद उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं, जो भी सुटेबल कंट्रोल मेजर्स हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हीरा की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हीरा को आगे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हजार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हजार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है। पहले इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे कि हजार्ड किसे कहते हैं। हजार्ड किसे कहते हैं, हजार्ड क्या होता है। तो देखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी ह्यूमन प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने की यानी कि नुकसान पहुंचाने की पोटेंशियल रखती हो। ठीक है, हार्म पहुंचाने की पोटेंशियल रखता हो यानी कि क्षमता रखता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हजार्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नाइफ ले लीजिए, जो भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, ये सभी क्या हैं, एक हजार्ड हैं। कैसे हजार्ड हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए मैं पेन की बात कर रहा हूं, तो पेन में पोटेंशियल है कि वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है। जैसे मान लीजिए पेन से आप किसी को मार दें तो उसको हार्म पहुंचेगा, उसका नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि उस पेन में पोटेंशियल है कि किसी को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, पेन हजार्ड है। ऐसे चाकू की बात कर लो, नाइफ की, तो आप जिससे सब्जी काट रहे हो चाकू से, वो क्या एक हजार्ड है, उससे आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो। मतलब बहुत लोग कर देते हैं यार। तो हजार क्या है, वो एक हजार्ड है, उसमें पोटेंशियल है उस चाकू में कि वो किसी को हार्म कर सकता है। सब्जी काटते काटते उंगली कट जाती है, तो क्या उसमें एक पोटेंशियल है कि वो किसी को हार्म कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, वो एक हजार्ड है। ऐसे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की बात करो तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में जैसे मान लो रिएक्टर को हम ले लेते हैं। रिएक्टर क्या है, रिएक्टर एक हजार्ड है। बहुत बार रिएक्टर फट जाते हैं, बहुत से प्लांट में रिएक्टर फटे हैं, प्लांट उड़ गया है, बहुत से लोगों की मौत हो गई है, फर्टिलिटी हो गई है और प्रॉपर्टी लॉस हो गई है। तो क्या है, वो एक हजार्ड है। ठीक है, वो जो भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, रिएक्टर है, कॉलम है, पंप है, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी की सभी चीजें क्या है, एक हजार्ड है। ठीक है, क्योंकि उनसे किसी को हार्म पहुंच सकता है, उनमें पोटेंशियल है कि वो किसी को हार्म कर सकते हैं या प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हैं या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आप इतना समझ गए कि हजार्ड किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हजार्ड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि हजार्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो हीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से हजार्ड मेनली 7 टाइप्स के होते हैं। ये 7 टाइप्स के हजार्ड होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट नंबर पे आपका है फिजिकल हजार्ड। पहले नंबर पे क्या है, फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड में क्या आता है, तो जो वो हजार्ड जिससे आपके बॉडी पे इंपैक्ट पड़ रहा हो, आपके बॉडी पे इंपैक्ट पड़ रहा हो। जैसे मान लीजिए आपका नॉइस, जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है, तो नॉइस क्या है, जैसे मान लीजिए कोई अमोनिया का प्लांट में अगर आप गए हो फर्टिलाइजर वगैरह में, तो वहां पे रिफार्मर वगैरह के पास जाओ तो देखो बहुत ज्यादा नॉइस होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर बिना ईयर प्लग के आप जा रहे हो तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, फिजिकल हजार्ड है। ठीक है, ऐसे मान लो कि आपका कहीं वाइब्रेशन किसी इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपका जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो या आप देखो तो कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर ले लो। एक्सट्रीम टेम्परेचर भी क्या है, एक फिजिकल हजार्ड है जिससे कोई जल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, उस लाइन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस पर इंसुलेशन नहीं है, किसी कोई टच कर दिया उसका हाथ जल जाएगा। ठीक है, वो क्या है, ये फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
सेकेंड नंबर पे है आपका केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो केमिकल हजार्ड में क्या होता है, जो भी केमिकल्स इंडस्ट्रीज में आप यूज कर रहे हैं, जैसे टॉक्सिक, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे टॉक्सिक गैसेस हैं, टॉक्सिक लिक्विड्स भी होती है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये केमिकल हजार्ड है। फ्लेमेबल लिक्विड है, एक्सप्लोजिव मटेरियल है, या आपका करोजिव मटेरियल है, ये सभी क्या है, केमिकल हजार्ड है, ठीक है। इनसे क्या है कि ये केमिकल की कैटेगरी में है और इनका क्या है कि ये किसी ह्यूमन या इन्वायरमेंट या प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल एक्सप्लोड हो गया तो क्या हो गया, एक्सप्लोजन उसका हुआ तो आपका पूरा प्लांट उड़ सकता है, बहुत लोग की फर्टिलिटी हो सकती है। तो क्या है, ये सभी चीजें केमिकल हजार्ड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका है मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड के अंतर्गत क्या आती हैं, जो भी मशीनरी है इंडस्ट्रीज में, जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जैसे मान लीजिए पंप है, कोई आपका कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पंप का, आप मान लीजिए पंप का जो फैन है, फैन गार्ड नहीं लगा हुआ है, उसमें किसी का कपड़ा फंस सकता है, किसी का शूलेस फंस सकता है, उसको चोट लग सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक मैकेनिकल हजार्ड है, ठीक है। ऐसे फोर्थ नंबर पे आपका है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड में क्या है, तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रहा है, इलेक्ट्रिक की वायर जा रही है, उसमें थोड़ा सा कहीं कट आ गया है, उस पर किसी को टच होए तो शॉक लग सकता है। या आप मान लीजिए पैनल रूम में गए, पैनल रूम में नीचे मैट नहीं है, आप किसी का फीडर बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको शॉक लग सकता है, फर्टिलिटी भी हो सकती है। वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका होता है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड में क्या आता है, तो बायोलॉजिकल हजार्ड में जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस है, उनसे जो हजार्ड हो रहे हैं, उनसे जो नुकसान पहुंच रहा है। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस अभी आया था, कोरोना वायरस क्या था, एक बायोलॉजिकल हजार्ड था, ठीक है। कोरोना वायरस क्या था, एक बायोलॉजिकल हजार्ड था, ठीक है। इसके बाद आपका है एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड में क्या आता है, एर्गोनॉमिक हजार्ड में जो आपके बॉडी पोस्चर, जैसे मान लीजिए आपका बॉडी पोस्चर है, जैसे मान लीजिए कोई आप बहुत से इंडस्ट्री में देखे होंगे कि जो ऑपरेटर होते हैं, जो फील्ड ऑपरेटर है, लटक लटक के वाल खोल रहे हैं बेचारे, तो वहाँ पे क्या है कि उनके बॉडी पोस्चर में कुछ डैमेज हो सकता है, या पुअर वर्क कंडीशन आप बोल सकते हो। पुअर वर्क कंडीशन ये क्या है, एक एर्गोनॉमिक हजार्ड में आता है। आपके बैठने के तरीके से, आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप कंट्रोल रूम में बैठ रहे हो, उसमें आप अलग तरीके से बैठ रहे हो, 8 घंटे डेली आपको बैठना है, लेकिन उसमें आपका बॉडी पोस्चर बराबर नहीं है, तो उससे लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एर्गोनॉमिक हजार्ड में आते हैं। कोई आप सामान उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो कोई सामान, तो उसको लिफ्ट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिफ्ट करें, कहीं आपके कमर में मोच ना आ जाए, कुछ ऐसा कोई इंजरी ना हो जाए, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, एर्गोनॉमिक हजार्ड में आते हैं, ठीक है। बॉडी पोस्चर वगैरह इसमें आते हैं, ठीक। इसके बाद आता है 7वें नंबर पे साइकोसोशल हजार्ड, ठीक है। साइकोसोशल हजार्ड में क्या आता है, साइकोसोशल हजार्ड में आपका वर्कलोड आता है, जो कि नॉर्मली सब में है, सभी इंडस्ट्री में वर्कलोड तो है, इसलिए आप देखते होंगे जो हायर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो चिड़चिड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, उनको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो वर्कलोड हो गया आपका, उसके बाद आपका हरासमेंट हो गया, हरासमेंट है, बाकी और क्या इसमें स्ट्रेस दे रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, साइकोसोशल हजार्ड में आते हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हजार्ड के टाइप हैं, ठीक है, ये 7 टाइप्स के ये हजार्ड हैं पॉइंट ऑफ हीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर में बात करते हैं कि रिस्क क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या है कि हीरा समझाऊंगा धीरे एक एक करके, लेकिन अभी क्या है कि आपको हीरा समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी जरूरी है, इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप हजार्ड समझ गए, हजार्ड के टाइप समझ गए, अब बात करते हैं कि रिस्क किसे कहते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो देखिएगा, रिस्क जो होता है वो लाइक्लीहुड, इसको प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, एंड सिवियरिटी या कॉन्सिक्वेंस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, ठीक है। या लाइक्लीहुड को हम चांस ऑफ ऑकरेंस भी बोलते हैं। चांस ऑफ ऑकरेंस यानी कि कोई खतरा होने के कितने चांस हैं, ठीक है, यही चीज मतलब होता है। प्रोबेबिलिटी का भी कोई खतरा होने, कोई भी चीज होने का कितनी संभावना है, उसको प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एंड सिवियरिटी के कॉम्बिनेशन को हम रिस्क बोलते हैं। इसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो देखिएगा, किसी हजार्डियस इवेंट के होने की संभावना, यानी कि किसी हजार्डियस इवेंट के घटित होने की संभावना एंड उसके परिणामों के संभावित गंभीरता, यानी कि सिवियरिटी ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस के कॉम्बिनेशन को हम रिस्क बोलते हैं, ठीक है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर आपको आपको पता है कि कोई एक्टिविटी है, उसको करने से मुझे हार्म पहुंच सकता है, फिर भी आप उस एक्टिविटी को
कर रहे हो तो दैट मीन्स आप रिस्क ले रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि चाकू से हम सब्जी काट रहे हैं और सब्जी काटते टाइम यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हाथ कट सकता है, लेकिन फिर भी आप सब्जी काट रहे हो, ध्यान कहीं और दे रहे हो, कहीं और देख रहे हो, तो आप दैट मीन्स आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, जैसे इसको और अच्छे से मैं आपको समझाऊं, आपको इंडस्ट्रियल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको किसी टैंक से सैंपल लेना और उस टैंक में मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल हम ले रहे हैं और हम ग्लव्स नहीं पहनेंगे, हाथ पे अगर वो सल्फ्यूरिक गिर गया तो आपका क्या होगा, हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको हजार्ड पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में हजार्ड क्या है, तो उसके लिए आप कंट्रोल मेजर से भी आपको पता है कि गॉगल्स पहनने हैं, सेफ्टी और आपको ग्लव्स पहनने हैं, उसके बाद ही सैंपल लेना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपको पता है कि ये हजार्ड है, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो। रिस्क यानी कि क्या कर रहे हो, आप बिना ग्लव्स पहने आप शक्तिमान बनने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि बिना ग्लव्स पहने आप सैंपल लेने जा रहे हो। तो आपको पता है कि ये चीज करने से, ये एक्टिविटी करने से, सैंपल लेने से मेरे हाथ पे अगर मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा तो मेरे हाथ जल सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये चीज बहुत बार हो भी चुका है। मान लो आपके जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जो कभी कभी बिना ग्लव्स के कोई सैंपल लेते हैं और उनके साथ कोई घटना घट जाती है, कहीं हाथ पे कोई केमिकल गिर गया, हाथ जल गया, तो आपको ये भी पता है कि आपको वो एक्टिविटी करने से बहुत बार किसी को हो चुका है, यानी कि उसका आपको चांस ऑफ ऑकरेंस भी पता है, यानी कि लाइक्लीहुड भी आपको पता है। ठीक है, तो आपको पता है कि बिना ग्लव्स पहने मैं अगर सैंपल लूंगा तो मेरे हाथ जल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, बिना ग्लव्स पहने ही सैंपल ले रहे हो, दैट मीन्स आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिस्क किसे कहते हैं। ठीक है, पता होते भी कोई एक्टिविटी करना, वो भी गलत तरीके से करना, आपको उसको हम रिस्क बोलते हैं कि रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका रिस्क कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ हीरा। हीरा के कितने स्टेप्स होते हैं, हीरा करने के कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली इसके 6 स्टेप्स होते हैं हीरा के। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। फर्स्ट नंबर पे क्या है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। पहले आपको क्या करना है, हीरा करने के लिए आपको कोई एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी एक्टिविटी पे आपको हीरा करना है। अच्छा, यही पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, हीरा करता कौन है। ठीक है, हीरा कोई पर्टिकुलर एक आदमी करता है तो नहीं, ऐसा नहीं है, एक आदमी नहीं करता है। हीरा करने के लिए एक टीम बनाई जाती है, हीरा के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसमें बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सबको प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता है और सभी लोग अलग लेवल पे सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब मान लो आप एक्टिविटी ले रहे हो, जैसे मान लो आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। हम एक एग्जांपल के तौर पे एक एक्टिविटी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टर है, इस रिएक्टर के अंदर घुस के हमें कोई वर्क करना है। सपोज दैट मान लीजिए इसके जो एजिटेटर है, इसका बुश चेंज करना है हमें। ठीक है, इसके एजिटेटर का बुश चेंज करना है। ठीक है, तो इसके एजिटेटर को बुश चेंज करना है। बुश चेंज करने कौन सा डिपार्टमेंट जाएगा, मैकेनिकल का बंदा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो मैकेनिकल वाले बंदे को यही पता है ना कि हमें इसका बुश चेंज करने के लिए कैसे करना है, क्या सेफ्टी हमें रखना है, लेकिन उसको ये थोड़ी पता है कि आपके रिएक्टर में कौन सा केमिकल है, कौन से केमिकल का एक्सपोजर होगा, तो उसके बारे में तो आपको पता है। इसके बाद इसकी एनर्जी सेविंग की बात है, तो एनर्जी सेविंग मतलब एनर्जी आइसोलेशन का बात है, तो इसके मोटर का एनर्जी आइसोलेट करना है, तो वो तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखेगा, तो वो उसका हजार्ड वो देखेगा। इसलिए जो हीरा की टीम बनाई जाती है उसमें कोई पर्टिकुलर एक आदमी नहीं होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन का आदमी रहेगा, इलेक्ट्रिकल टीम का कोई रहेगा, मैकेनिकल टीम का रहेगा, और आपका सेफ्टी से रहेगा, तो ऐसे मिला के एक टीम बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है कि आप एक एक्टिविटी को फाइंड आउट किए, एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई की है। तो मान लीजिए आपने एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया कि रिएक्टर के अंदर जाके हमें रिएक्टर के एजिटेटर जो है, एजिटेटर का बुश चेंज करना है। ठीक है, या बुश में इसके कोई प्रॉब्लम आ गया, वहां पे हमें काम करना है, या सिंपल समझिए रिएक्टर के अंदर हमें कोई काम करना है। ठीक है, तो आप एक एक्टिविटी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है आपका, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या हजार्ड है। ठीक है, तो अब उस हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो एक एक्टिविटी थी, ये कौन सी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी क्या है आपका कि इसका बुश चेंज करना है। लेकिन अब जब हजार्ड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इस एक एक्टिविटी को सब एक्टिविटी में कैटेगराइज कर देते हैं, सब एक्टिविटी में बांट देते हैं कि इस एक एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी और कौन कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या रिस्क होंगे। ठीक है, उसको आप देखते हैं। तो उसके लिए क्या रहता है,
तो जैसे मान लो आप एक एक्टिविटी था कि रिएक्टर के अंदर जाना है, तो उसमें हजार्ड क्या होगा, तो उसके लिए हम इसको सब एक्टिविटी में कैटेगराइज किए कि रिएक्टर के अंदर जाने के लिए आपको मान लो इसके अंदर एक आदमी जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपका ये जो मोटर है, इस मोटर की एनर्जी को आइसोलेट करना है। तो मोटर को एनर्जी को आइसोलेट करने में क्या हजार्ड है, पहली एक्टिविटी हुई कि मोटर का एनर्जी आइसोलेट करना है, यानी कि इसका कनेक्शन आपको हटाना है या फीडर से बंद करना है, लोटो करना है, जो भी है, ठीक है। तो उसमें क्या हजार्ड है, तो वो आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड के अंतर्गत आएगा कि आपको आइसोलेट करते टाइम किसी को शॉक लग सकता है, तो उसके लिए वो एक हजार्ड मैंने आइडेंटिफाई कर दिया इसमें कि आपको एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड है इसमें। तो उसमें बहुत एक जो आपका हीरा का जो प्रोफार्मा होता है ना, उस एक चार्ट होता है, उसमें बहुत सारी कॉलम्स होती हैं, ठीक है, उसमें इन चीज को लिखा जाता है। ये मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी एक एक स्टेप आप समझिए, सभी चीज मैं बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये हीरा टॉपिक जो है ना, ये बहुत लंबा टॉपिक है। आप सोचो कि एक वीडियो में ये पूरा चीजें क्लियर हो जाए तो नहीं हो पाएगा। मैं इस पे कई वीडियो बनाऊंगा, एक एक कर मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें करके मैं 2-4 वीडियो इस पे बनाऊंगा, जिससे आपको पूरा हीरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ से एनर्जी आइसोलेट करना है, तो आपका एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड आपका क्रिएट हुआ। दूसरा क्या करना है, इसमें जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग का लाइनें हैं उनको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि वेसल एंट्री लेना है तो वेसल एंट्री के लिए पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करोगे ना। तो उसके लिए सिंपल एक एक्टिविटी थी, उसको सब एक्टिविटी हमने कैटेगराइज किया कि कौन कौन सी एक्टिविटी होगी कि इसके अंदर भी आदमी जाएगा, इसके अंदर आदमी जाएगा तो उसके लिए सारी लाइनें आइसोलेट करनी पड़ेंगी। तो सारी लाइनें आइसोलेट करने के लिए मैकेनिकल हजार्ड यहाँ पे हो सकता है कि आपको जो लाइनें आइसोलेट करेगा उसमें किसी को चोट ना लग जाए, आइसोलेट मतलब लाइन खोलते टाइम पे, तो वो चीज़ क्या है, एक मैकेनिकल हजार्ड वहाँ पे आपका क्रिएट हुआ। उसके बाद आदमी अंदर जाएगा तो अंदर जाने पे आपका केमिकल का एक्सपोजर हो सकता है आपने इस रिएक्टर का क्लीनिंग प्रॉपर नहीं किया है, तो केमिकल का एक्सपोजर हो सकता है, तो एक केमिकल हजार्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ। और यहाँ पे देखिए इसीलिए टीम बनाई जाती है कि इसमें एक एक्टिविटी में एक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहता, बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन है। यहाँ प्रोडक्शन का भी पार्टिसिपेशन है, प्रोडक्शन वाले को पता है कि हमारा प्रोसेस क्या है, हमारे यहाँ कौन सा केमिकल यूज हो रहा है। मैकेनिकल वाले को पता है कि हमारी एक्टिविटी क्या है, कि हमारा रिएक्टर का एजिटेटर में, मान लीजिए किसी रिएक्टर में एजिटेटर में आवाज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो प्रोसेस वाले को नहीं पता रहेगा ना। तो एक आदमी इसीलिए हीरा को नहीं डिजाइन करता है, या हीरा एक आदमी नहीं करता, इसीलिए टीम बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी दूसरी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। उसके बाद आदमी अंदर जाएगा, अंदर जाके उसमें वर्क करेगा, तो उसमें एक अलग एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे मान लीजिए आपने एक एक्टिविटी को 10-12 एक्टिविटी में, मतलब जितनी भी सब एक्टिविटी है आप समझ लीजिए, मैं 2-4 एग्जांपल तो दे दिया, आप ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी को इसको कैटेगराइज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सब एक्टिविटी में कैटेगराइज करेंगे, और सब एक्टिविटी में कैटेगराइज करने के लिए जो सब एक्टिविटी कैटेगराइज हुई कि आपका एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्रिएट हुआ, केमिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, उनमें क्या क्या हजार्ड है उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आप क्या किए, हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद 3rd नंबर पे आपका आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट यानी कि रिस्क का आकलन करना। अब आपने एक सिंगल एक्टिविटी ली, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी सब एक्टिविटी निकाली, उससे बहुत सारे आपके हजार्ड मिले कि ये हजार्ड है, केमिकल हजार्ड है, मैकेनिकल हजार्ड है, फिजिकल हजार्ड है, बहुत सारे आपको हजार्ड यहाँ पे मिल गए हैं इस एक एक्टिविटी में। अब उस हजार्ड में क्या क्या रिस्क, उस हजार्ड में जो रिस्क हैं उनको उनका असेसमेंट करना है, आपको उनका आकलन करना है कि रिस्क लेवल क्या है। तो उसके लिए आपका रिस्क मैट्रिक्स होता है, रिस्क मैट्रिक्स होता है, उसकी हेल्प से रिस्क का असेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब रिस्क मैट्रिक क्या होता है उसके लिए मैं अलग से मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें अगर मैं रिस्क मैट्रिक को डिस्कस करूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर रिस्क मैट्रिक डिस्कस करूंगा फिर कंट्रोल मेजर करना पड़ेगा, कंट्रोल मेजर में हायरार्की ऑफ कंट्रोल वगैरह को भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि रिस्क मैट्रिक के हेल्प से हम यहाँ पे रिस्क का असेसमेंट करते हैं कि रिस्क का लेवल क्या है, कि हाई लेवल है, लो लेवल है, उसमें रेटिंग दी जाती है, रिस्क रेटिंग दी जाती है, ठीक है। तो उस रेटिंग से एक आपका मैट्रिक तैयार होता है, वहां से आपको पता चलता है कि जो रिस्क है वो कितना लेवल पे है, ठीक है। उसके बाद रिस्क पता चल गया, रिस्क का असेसमेंट आप कर लिए। उसके बाद 4th नंबर पे आपका आता है जो रिस्क आप असेसमेंट किए। अब उस रिस्क को, जैसे मान लीजिए कोई हाई रिस्क है तो उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, या उस पर क्या कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे, या कोई लो रिस्क है, नेग्लेजिबल रिस्क है, ये सारी चीजें रिस्क मैट्रिक जब मैं आपको बताऊंगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सुटेबल कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे। अब कंट्रोल मेजर्स लगाने के लिए आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल समझना पड़ेगा। इस पे भी आपको मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, ये भी एक लंबा टॉपिक है, ठीक है।
तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल लगाएंगे, वहां से आपको एक कंट्रोल लगा पाएंगे कि उस पर क्या कंट्रोल करना है, कि उस पर वो चीज़ें एलिमिनेट करनी है, या उस पर कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाना है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाना है, या पीपी से काम चलाना है, कैसे करना है, वो आपका कंट्रोल मेजर से आएगा। उस रिस्क रेटिंग पे डिपेंड करता है कंट्रोल मेजर कि किस टाइप का आप कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है, जो आपने फाइंड आउट किया उसको एक रिकॉर्ड बनाना है, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। और एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो रिस्क असेसमेंट है ना, ये जो रिस्क असेसमेंट है ये किस यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आदमी जाके काम कर रहा है, वहाँ पे क्या रिस्क है। जैसे मान लीजिए आपने पहला इसमें हमने सब एक्टिविटी में क्या ढूंढा था कि ये इलेक्ट्रिक हजार्ड है, कि यहाँ पे आदमी अगर कनेक्शन हटाएगा या लोटो लगाएगा तो शॉक लग सकता है। तो शॉक लग जो सकता है उसको देखा जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है उसी ऑर्गेनाइजेशन का। एक चीज आप यहाँ पे और क्लियर कर दे रहा हूँ आपको मैं, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, जो हीरा होता है वो क्या किसी एक एक्टिविटी का अगर हीरा बन गया तो क्या वो सभी इंडस्ट्री में लागू होगा या सभी एक्टिविटी के लिए लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। हीरा जैसे मान लीजिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हीरा अलग होता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में अलग अलग एक्टिविटी होती हैं, अलग अलग इक्विपमेंट हैं, अलग अलग मशीनें हैं, कहीं रिएक्टर है, कहीं कॉलम है, कहीं किसी टाइप का पंप है, कहीं किसी टाइप का एचई है, कहीं पे आपका हाई टेम्परेचर है, कहीं लो टेम्परेचर है, कहीं पे दूसरा केमिकल है, कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं ना। तो डिफरेंट चीज़ें, तो डिफरेंट टाइप्स के हजार्ड भी है। तो उसी भी आप पे जो हीरा भी होता है, हीरा भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में XYZ, किसी एक कंपनी में ABC कंपनी है, तो किसी एक कंपनी में आप किसी एक्टिविटी पे हीरा कर रहे हैं, तो उस हीरा में उसका रिकॉर्ड देखा जाता है इस एक्टिविटी में। जैसे मान लीजिए आपको ये मोटर को आइसोलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए जो हजार्ड है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक एक हजार्ड है, तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या कितनी बार प्रीवियस लगा है या कभी लगा है भी कि नहीं लगा है, उसी के भी आप पे यहाँ पे रिस्क रेटिंग दिया जाता है, ठीक है। वो पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाद में जो आपका 5वां पॉइंट आता है, आप इस जो भी आपने फाइंड आउट किया उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। अब उस जो आपने हीरा बनाया, एक टीम मिलके एक हीरा बनाई किसी एक्टिविटी पे, अब उस हीरा को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है उस प्लांट में। उसके बाद उस एक्टिविटी के लिए इम्प्लीमेंट करना और उसका रिव्यू करना है। इम्प्लीमेंट कर दिए, देखते रहना है, आपको उसका फीडबैक आएगा कि हाँ कुछ एक्सीडेंट हो तो नहीं रहा है। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ रिव्यू की ज़रूरत है, तो साल भर 6 महीने पे उसका रिवीजन भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हीरा क्या होता है। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको हीरा का इंट्रोडक्शन ही दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिस्क असेसमेंट में, रिस्क मैट्रिक वगैरह के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल मेजर में हायरार्की ऑफ कंट्रोल वगैरह को, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।